टीकाकारी मुहिम का 1 साल मुकम्मल। कोविड-19 वैक्सीन पर आज जारी किया जाएगा डाक टिकट। अब तक लगाए जा चुके हैं 156 करोड़ 63 लाख टीके। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को मिसाली ज़ाब्ता अखलाक और कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर जारी किया नोटिस। मिसाली ज़ाब्ता अखलाक और कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर पार्टी के खिलाफ FIR भी दर्ज। रैलियों और रोड शो पर पाबंदी में 22 जनवरी तक तौसीह। आज मनाया जा रहा है पहला नेशनल स्टार्टअप डे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप कारोबारियों से हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने का किया था ऐलान। इंडिया ओपन बैडमिंटन का फाइनल आज। मर्दों के सिंगल्स टाइटल के लिए लक्ष्य सेन का सिंगापुर के आलमी चैंपियन लोह कैंडियो से होगा मुकाबला। मेंस डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसन और हैंड्रा सेतियावान की जोड़ी का करेगी सामना। और ऑस्ट्रेलियन ओपन से एक रोज कबल दूसरी बार हिरासत में लिए गए नोवाक जोकोविच के वीज़ा केस की समाअत जारी। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से वीज़ा मनसूख करने के फैसले को चैलेंज करते हुए दायर की है अपील। आदाब नाज़रीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आज पूरा मुल्क कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन मुहिम की पहली सालगिरह मना रहा है। वैक्सीनेशन के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया वैक्सीन पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता साल आज ही के दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वबाई मर्ज से निमटने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया था। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि तारीख़ में पहले कभी इतनी बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम नहीं चलाई गई। प्रोग्राम का आगाज़ गुज़िश्ता साल 16 जनवरी को सेहत एहलकारों के वैक्सीनेशन के साथ किया गया था, जिसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का आगाज़ 2 फरवरी को हुआ। 1 मार्च से 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को दीगर बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकारी शुरू की गई, जबकि 1 मई 2021 से 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम नौजवानों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। सेहत एहलकार, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए हिफाजती वैक्सीन मुतारफ़ कराने की मुहिम रवां माह की 10 तारीख से शुरू हुई है। इस माह की 3 तारीख से 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है। मुल्क में अब तक 1,56 करोड़ 63 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं गुज़िश्ता रोज़ 57,29,000 से ज़्यादा वैक्सीनें लगाई गई। और आज तमिलनाडु में मुकम्मल लॉकडाउन है। बढ़ते हुए कोविड मामलात के पेश नज़र लोगों के हुजूम को रोकने के लिए 14 से 18 जनवरी तक तमिलनाडु में तमाम मजहबी मकामात में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। काबिल ज़िक्र है कि तमिलनाडु में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जो इस माह के आखिर तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी खदमात जैसे मेडिकल स्टोर, दूध की डेयरी, अखबारात, पेट्रोल पम्प, ATM और साजो सामान ढुलाई की इजाज़त है। इस दौरान ई-कॉमर्स खदमात की इजाज़त नहीं है, जबकि रेस्टोरेंट को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खाने के पार्सल की खिदमत की इजाज़त है। तमिलनाडु में कल कोरोना इन्फेक्शन के 23,989 नए मामले सामने आए हैं। उधर महाराष्ट्र में कोविड-19 के नए केसेस की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रियासत में इन्फेक्शन के 42,462 नए मामले दर्ज हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 39,646 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं। रियासत में सेहतयाबी की शरह 94.28% है। काबिल ज़िक्र है कि कल 23 अफराद की मौत कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से हुई है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के 125 नए मामला दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1,605 मरीज ओमिक्रॉन से मुतासर हैं। इस बीच
हफ्ते को दिल्ली में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 20,178 मामले सामने आए हैं और 30 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इन्फेक्शन की शरह 30.64% रही। ये इत्तला महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार में दी गई है। इन्फेक्शन के यौमिया मामलात में कमी की वजह से कम जांच किए जाने को ख्याल किया जा रहा है। हफ्ते को रिपोर्ट होने वाले नए केसेस की तादाद जुमे के मुकाबले में 15% कम है। दिल्ली मेट्रो में मुसलसल सफाई और सैनिटाइजेशन मुहिम जारी है। मेट्रो में कोविड प्रोटोकॉल पर भी लोगों से अमल कराया जा रहा है। इसके अलावा और क्या है मेट्रो में सफ़र करने के उसूल और लोग कैसा महसूस कर रहे हैं दिल्ली में सफ़र करके, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। मुल्क की राजधानी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन कही जाती है दिल्ली मेट्रो। कोरोना के दौर में मेट्रो के सामने भी चैलेंजेस बहुत रहे हैं, लेकिन हर चैलेंज को कबूल करते हुए दिल्ली मेट्रो अपने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मसरूफ है। जिस तरह लगातार दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन की शरह में इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए दिल्ली मेट्रो में फिलहाल 100% सलाहियत के साथ बैठकर जाने की ही इजाजत है, यानी खड़े होकर कोई भी सफर नहीं कर सकता। कोरोना की वबा की वजह से दिल्ली मेट्रो ने सफाई सुथराई और सैनिटाइजेशन पर और ज्यादा तवज्जो दी है। मास्क पहनने की लाजमियत और समाजी दूरी बरतने समेत मेट्रो स्टेशनों में दाखिले से पहले तमाम स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही मुसाफिरों को सफर की इजाजत दी जा रही है। मेट्रो के इस कदम से मुसाफिर इत्मीनान का एहसास करते हैं। टेम्परेचर भी होता है और सैनिटाइज भी होता है। सैनिटाइजर दिया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयास है दिल्ली मेट्रो की तरफ से। जैसे मेट्रो में भीड़ हो जाती है तो रोक देते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है, पब्लिक लाइन में खड़ी रहती है देरों तक। लेकिन मेट्रो में साफ सफाई बहुत अच्छी है और रूल्स मेंटेन किए जाते हैं, सैनिटाइज किया जाता है। सेफ्टी गार्ड्स में एकदम फॉलो हो रहे हैं, प्रिकॉशन भी लिए जा रहे हैं। सो सर आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दैट। बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, पहले से ज़्यादा कंफर्ट भी है, वैसे भी है, दूरी भी सब बनाए रखते हैं, मास्क का सब प्रयोग करते हैं। वैसे जगह जगह गेटों पर मेट्रो पे एंट्री होते के साथ ही प्रॉपर सैनिटाइज़र टीम बैठी होती है और एंट्री करने से पहले प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं, टेम्परेचर भी चेक करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है हम दिल्ली वालों के लिए भी और दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए जो भी मेट्रो में सफ़र करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी सुरक्षा है, इसके लिए तो मैं सलूट करूँगा मेट्रो को भी। कोविड प्रोटोकॉल पर सभी मुसाफिर अमल करें, इसके लिए दिल्ली मेट्रो की टीमें भी जगह जगह तैनात हैं। DDMA की हिदायत और सलाहियत में इजाफे के बाद मुसाफिरीन से उसूलों पर अमल दरामद के लिए DMRC की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट भी अहम जरिया बन गए हैं। ख्याल रहे कि इन्फेक्शन से बचाव के लिए DMRC की जानिब से मुसलसल ट्वीट किए जा रहे हैं ताकि मुसाफिर ज़रूरी एहतियातों पर अमल करें और ख़ुद को इससे दूर रखें। दिल्ली मेट्रो में स्वच्छता पर हमेशा ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन इन दिनों कोरोना के चलते सैनिटाइजेशन और ज़्यादा किया जा रहा है ताकि यात्री अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। कैमरामैन गोपाल दास के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। नाजरीन, वबाई अमराज के दौरान टेली मेडिसिन सर्विस सेहत के शोबे में एक नए इनकलाब के तौर पर सामने आई है। टेली मेडिसिन सर्विस के तहत जहां हुकूमत ने मुल्क भर में नेशनल टेली मेडिसिन सर्विस का आगाज़ किया है, वहीं मकामी सतह पर भी आम लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। वबाई अमराज में एक तरफ इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो दूसरी जानिब इसका हल भी तलाश करना पड़ता है। टेली मेडिसिन खिदमत कोरोना के दौर का वो वाहिद हल है जिसमें मरीज और डॉक्टर के दरमियान बगैर किसी शख्सी राब्ते के मोबाइल के जरिए इलाज आसानी से हो जाता है। मरकजी वजारत सेहत की नेशनल टेली मेडिसिन सर्विस ई-संजीवनी ने सैकड़ों ऑनलाइन OPD के जरिए लाखों मशवरे मुकम्मल करके एक हैरान कुन काम अंजाम दिया है। इस वक्त ये नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस 31 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में काम कर रही है, जिससे मुल्क में डिजिटल हेल्थ के इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। स्थिति में डॉक्टर के पास प्रत्यक्ष जाना ना पड़े, वो घर में ही बैठ के, एजेड लोग हो, उम्र वाले लोग हो, वो अपने घर में बैठ के ही डायरेक्ट ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन ले सके। सभी स्टेट के साथ मैंने प्रत्यक्ष बात की है। देश में कुल मिला के 3000 से ज़्यादा आज हब बन चुका है, वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर बैठते हैं और जो डॉक्टर पेशेंट के साथ बैठा है वो उसको प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं।
इस टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में बताते हुए डॉक्टर कहते हैं कि इस सिस्टम से जहां अस्पताल में भीड़ नहीं होती, वहीं मरीजों का इलाज भी आसानी से हो रहा है। इतनी भीड़ नहीं लगेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हॉस्पिटल्स में लोग पैनिक होके तुरंत क्लिनिक्स हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो एक वहाँ पे भीड़ लगनी चालू हो जाती है, जिससे डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं, पैरामेडिक्स परेशान होते हैं, मरीज भी परेशान होता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जितने माइल्ड केसेस हैं वो टेलीमेडिसिन पे ही डॉक्टर से एडवाइस लें, प्रिस्क्राइब करें। हुकूमत हिंद के टेलीमेडिसिन के इक़दामात में राबते के बगैर ख़तरे से पाक और महफूज मुशावरत बहुत कम वक्त में शामिल हैं। हुकूमत हिंद की इस कौमी टेलीमेडिसिन सर्विस ने डिजिटल सेहत के मामले में शहरी और देही भारत के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करके हिंदुस्तानी सेहत की देखभाल के निज़ाम की मदद करना शुरू कर दी है। ये सर्विस दूसरी और तीसरी सतह के अस्पतालों पर बोझ को कम करते हुए ज़मीनी सतह पर डॉक्टरों और माहिरीन की कमी को भी पूरा कर रही है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के मुताबिक ई संजीवनी मुल्क में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को भी मजबूत कर रहा है। टेलीमेडिसिन के सहारे मैंने डॉक्टरों को कंसल्ट किया, उनसे सलाह ली तथा अपनी दवा को भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया। तो इस प्रकार से मैंने टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ किया। बहुत कम वक्त में इस टेलीमेडिसिन सर्विस ने डिजिटल सेहत के मामले में शहरी और देही भारत के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करके भारतीय निज़ाम सेहत की मदद करना शुरू कर दी है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। पहला कौमी स्टार्टअप दिन आज मनाया जा रहा है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप कारोबारियों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क की स्टार्टअप इकाइयों को न्यू इंडिया का संग बुनियाद करार दिया और हर साल 16 जनवरी को कौमी स्टार्टअप डे मनाने का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेशनल स्टार्टअप डे हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा ताकि स्टार्टअप का कल्चर मुल्क के दूर दराज इलाकों तक पहुँचे। काबिल ज़िक्र है कि आज मुल्क में 6 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप इकाइयाँ हैं, जिनमें से $1 अरब से ज़्यादा मालियत पर मबनी 42 निकॉन्स हैं। वज़ीर आज़म ने मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी के लिए तहक़ीक़ व तरक्की में सरमायाकारी को हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया है। नक़ल हमल और कौमी शाहराह के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी कल जनूबी जोन के लिए वज़ीर आज़म गति शक्ति सम्मेलन का इफ्तिताह करेंगे। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में कर्नाटक के वज़ीर आला BS बॉम्बई, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के वज़ीर मुमलिकत VK सिंह, रियासती हुकूमत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के कई वज़रा, रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के सेक्रेटरी गिरिधर वर्मा ने स्पेशल सेक्रेटरी महकमा फ़रोग़ सनअत और दाखिली तिजारत अमृत लाल मीना और मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के बुनियादी ढांचे की वज़ारतों के अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अंडमान और निकोबार, जज़ायर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना रियासतें कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रही हैं। दिन भर चलने वाले इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ारत नक़्ल हमल और कौमी शाहराहों के एक्शन प्लान और मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें मरकज़ी और रियासती हुकूमत के अफसरान और दीगर मुताल्लिक़ आला हुक्काम भी शिरकत करेंगे। वज़ारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम की कामयाबी में रियासतों का किरदार काफ़ी हद तक अहम है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मरकज़ी और रियासती हुकूमत की वज़ारतों के बुनियादी ढांचे के मनसूबों के बरवक्त तकमील के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 13 अक्टूबर को PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का आगाज़ किया था। इसका मकसद सड़कों और कनेक्टिविटी में बेहतरी लाना है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और सोपोर इलाकों से लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों के 6 साथियों को रवा हफ्ते गिरफ्तार किया गया है। इन दहशतगर्दों के पास से असलाह और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 3 को मंगल को शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में सोपोर के मुंबई इलाके में एक जांच चौकी से गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 2 पिस्तौल मैगजीन, 13 पिस्तौल कारतूस और एक दस्ती बम बरामद किए गए हैं। एक दीगर वाक़े में बांदीपुरा में पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात पर लश्कर के 3 मुबैना साथियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से असलाह और गोला बारूद भी बरामद किए गए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने 50 लाख रुपए से ज़्यादा के मुबैना रिश्वत के मामले में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गेल के डायरेक्टर मार्केटिंग ES रंगनाथन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है और मुबैना बिचौलियों और ताजिरों समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। रिश्वत सताने का ये मुबैना मामला महारतन कंपनी के जरिए मार्केटिंग किए जाने वाले पेट्रोकेमिकल मसनूआत खरीदने वाली निजी कंपनियों को छूट देने से मुताल्लिक़ है।
और इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक और कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में नोटिस जारी किया है। इल्ज़ाम है कि पार्टी ने जुमे को लखनऊ में पार्टी सदर दफ्तर में वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका इनेकाद के दौरान कोविड ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की। इस दौरान काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी से 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। जवाब मौसूल न होने की सूरत में कमीशन इस मामले में मुनासिब फैसला करेगा। इससे पहले कमीशन ने ड्यूटी में शदीद गफलत बरतने के इल्ज़ाम में गौतम पल्ली के थाना इंचार्ज के जुमे को मुअत्तल कर दिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक और कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी के मामले में लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में समाजवादी पार्टी के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन ने कल वजारत सेहत और गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरीज, सेहत सेक्रेटरीज और चीफ इलेक्शन अफसरान के साथ अलग अलग मीटिंग की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और अनूप चंद्रा पांडे ने जनरल सेक्रेटरी और मुतल्लिका डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ कोविड आलमी वबा की मौजूदा और मुमकिन असर अंगेज़ी के वसी तर सूरत हाल का जायज़ा लिया। जिन 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं उन पर ख़ास तौर से गौर व ख़ौस किया गया। टीकाकारी की सूरत हाल, वैक्सीन की पहली, दूसरी और सफ़े अव्वल के कारकुनान और इलेक्शन अफसरान को बूस्टर डोज दिए जाने के बारे में कामकाज का भी जायज़ा लिया गया। काबिल ज़िक्र है कि कमीशन ने मौजूदा सूरत हाल, हक़ाइक़ और मीटिंगों से हासिल हुई मालूमात की बुनियाद पर गौर करने के बाद ये हिदायत जारी की हैं, जिनके तहत 22 जनवरी 2022 तक किसी भी रोड शो, पैदल मार्च, साइकिल, बाइक या रैली और जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस महीने की 8 तारीख को जारी करदा इंतखाबात के इनेकाद के लिए नज़रसानी शुदा रहनुमा खतूत में शामिल बाकी तमाम पाबंदियाँ नाफिज रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाबों के नए भारत के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए नई दिल्ली में विजन इंडिया @2047 पर इलाकाई माहिरीन के साथ एक मशावरती मीटिंग का एहतमाम किया गया। भारत को मुस्तक़बिल की एक उभरती हुई अजीम आलमी इक़्तिसादी ताकत बनाने के सिलसिले में ये मीटिंग कितनी अहमियत की हामिल है, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे OP यादव ने मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन इंडिया @2047 की संकल्पना के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के आयोजन के क्या मायने, इस विषय पर बात करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद है। सर, जो इतनी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इसकी संकल्पना देखें, क्या मायने हैं इसके? नहीं, जैसे आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक टास्क दिया है, विजन 2047। आज जब देश आज़ादी के 75वें साल से गुजर रहा है और 25 वर्ष के बाद स्वतंत्र भारत अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो ये कालखंड ऐसा कालखंड है जब हमारे पास अवसर है उस कल्पना चित्र का निर्माण करें कि 100 वर्ष के भारत का, 2047 के भारत का क्या चित्र होगा, क्या स्वरूप होगा, क्या तस्वीर होगी, उसके क्या तकाजे होंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी। जिस प्रकार टेक्नोलॉजी एक बड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है, रोज़ नए आयाम सामने आ रहे हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की, कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया। उस सारे परिप्रेक्ष्य में जितने भी संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक विस्तृत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। प्रधानमंत्री रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। निश्चित तौर पर आपका भी इन चीज़ों पर जोर और इस बैठक में भी ये मुद्दे निकल कर आए, तो किस तरह देखते हैं ये सकारात्मक विचार? निश्चय ही जब रिफॉर्म निर्माणित होगी तो उसके आगे परफॉर्मेंस का काम चलेगा, और जब परफॉर्मेंस अपेक्षित ढंग से संपन्न हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ उस पर विचार मंथन करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री हमेशा स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की बात करते हैं। आपने एज ए DOPT मिनिस्टर स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन के साथ एक बेहतरीन सुशासन का मॉडल देश में स्थापित किया है, तो निश्चित तौर पर आपका ये विजन 2047 के डॉक्यूमेंट में किस तरह संकल्पित होगा? स्वाभाविक बात है, हमारे लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के निर्देश में, उन्हीं की गाइडेंस में यहाँ पर अभी स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के विभाग ने न केवल रिफॉर्म्स नई ईजाद की, बल्कि रिफॉर्म के अंदर से एक नई रिफॉर्म भी निकाली कि जो कचरा ही नहीं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है, टूटे फूटे टेलीविज़न सेट, आईपैड, उनको डिस्पोज ऑफ करके भी 62 करोड़ रुपया जमा करा के सरकारी खजाने में जमा कराया। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका मानना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन इंडिया @2047 की संकल्पना में न केवल भारत को नए भारत की संकल्पना में ढालने का काम हो रहा है, बल्कि भारत को भविष्य की उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन
शंभुनाथ मिश्रा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और विजन इंडिया @2047 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े झारखंड के साबिक गवर्नर प्रभात कुमार ने 2047 के नए भारत में मिसाली इंतजामिया के तस्वुर को आम करने पर जोर दिया। My limited vision for 2047 is that of ethical administration, ethical bureaucracy, जिसे आप नैतिक प्रशासन कह सकते हैं। You know, a lot has been said about introduction of e-governance in the delivery mechanism, which is all very valid. However, there is a world beyond functional competence. You know, building a brand like Naitik Prashasan is quite different from building a product. While engineering the delivery of services, we are looking from the product point of view. How can the delivery of services help in creating more welfare? This needs something more. How to prepare the recipients to make the best use of the service? That requires something more. And that is why I think we have to start thinking of potential outcomes ahead of time. And we should also take into account some emotional factors. और खेल की खबरों में भारत के नौजवान शटलर लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन के फाइनल में अपनी जगह यकीनी कर ली है। फाइनल में लक्ष्य का मुकाबला दिफाई आलमी चैंपियन सिंगापुर के लो कैंडियो से होगा। 20 साल लक्ष्य ने सेमीफाइनल में मलेशिया के एनजी तेजेयोंग को 19-21, 21-16, 21-12 से शिकस्त दी थी। वहीं मेंस डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी भी फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसन और हेंड्रो सेतियावान से होगा। क्रिकेट में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। विराट कोहली ने एक बयान जारी करते हुए टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने की इत्तला दी है। हाल ही में भारत को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीका के हाथों 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन के आगाज से एक रोज़ कबल दूसरी मरतबा हिरासत में लिए गए नोवाक जोकोविच आज अदालत में पेश हुए। ख्याल रहा कि जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के वीज़ा के मनसूखे के फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत में अपील दायर की थी। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नाज़रीन, दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये यौम जमहूरिया के जश्न से मुताल्लिक़ है। 23 जनवरी से शुरू हो जाएंगी यौम जमहूरिया की तक़रीबात। सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश को बनाया गया है तक़रीबात का हिस्सा। परेड के दौरान सिर्फ 24,000 लोगों को ही शिरकत की इजाज़त होगी और आर्मी डे पर सबसे बड़ा खादी तिरंगा लहराया गया। ये भी इसकी एक सब हेडिंग है। अगली ख़बर जो है वो है रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये है 107 सीटों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ जो हैं गोरखपुर शहर से इलेक्शन लड़ेंगे। आवाम के भले के लिए बीजेपी ने लोगों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम का आगाज़ किया है। अगली ख़बर भी है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ही, और ये ख़बर है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान कारोबारियों को मुकम्मल मदद का यकीन दिलाया है। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। अगली ख़बर हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ही, और ये ख़बर जो है वो है सेहत के शोबे से मुतालिक। हिंदुस्तान सिंगापुर के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन पर मुआहदा हुआ है। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया का बयान। आगे बढ़ेंगे अखबार मशरक़ की तरफ, और ये बयान आया है आर्मी चीफ का, सरहदें तब्दील करने की कोशिश को नाकाम बना देगी फ़ौज। जनरल MM नारवाने ने ये बयान दिया है। अगली ख़बर जो है वो है कोविड-19 से मुतालिक, जिसमें मुल्क में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 2,66,833 नए मरीज़, 402 अमवात। तो ये थी आज की सुर्खियाँ दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात से, और अब पेश है मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।